Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. My name is Saad bin Amir and I'm from Placement Bureau, the University of Islamabad. The topic today, for today's session, is entrepreneurship to enterprise, from passion to profit, the incredible entrepreneurship. For this purpose, Placement Bureau, the University of Islamabad, have engaged a practitioner from the market. To have a brief description about the Placement Bureau, I'd like to call upon stage Mr. Umar Farooq Qureshi, Manager Placement Bureau, to please be on stage. Sir. थैंक यू वेरी मच साहब. प्लीज़ दरवाजे को या खोल दें या बंद कर दें और इसको ना बस एक मोड में रखें प्लीज़. जी थैंक यू वेरी मच. जैसा कि साथ साहब ने आपको बताया, माय नेम इज़ उमर कुरैशी एंड आई एम हेड ऑफ प्लेसमेंट ब्यूरो. आप में से कितने बच्चों को प्लेसमेंट ब्यूरो का आइडिया है? प्लेसमेंट ब्यूरो से फेमिलियर आपको है जी? कितने बच्चे प्लेसमेंट ब्यूरो को जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसका नाम प्लेसमेंट ब्यूरो है? आपको आइडिया है इसका? आप हैंड रेज कर दें यार. नहीं आपको आइडिया. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका. प्लेसमेंट ब्यूरो यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है कि जिसका अल्टीमेट टारगेट है कि जिस वक्त आप अपनी डिग्री लेके पास आउट हों, ग्रेजुएट हो जाएं यूनिवर्सिटी से, और आप अपनी डिग्री को लेके मारे मारे ना फिरें, बल्कि आपको प्रॉपर कहीं पे प्लेस करवाया जाए इन टर्म्स ऑफ जॉब या इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप. अगर आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए तो उसका भी टारगेट बेसिक यही होगा कि आप कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट करें और उसके बाद उसी कंपनी में आपको जॉब प्लेसमेंट हो जाए. और अगर वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट आपकी नहीं होती तो इन फ्यूचर कहीं पे भी हमारी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, या जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है वहाँ पे इन फ्यूचर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको ग्रैस्प कर सकें. दिस इज़ द बेसिक टारगेट ऑफ प्लेसमेंट ब्यूरो कि हमारे जो बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको प्रॉपर उनकी प्लेसमेंट करवाई जाए. दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट. सेकंड टारगेट क्या है? सेकंड टारगेट वो कंपनीज हैं कि जहां पे हमने आप लोगों को प्लेस करवाना है, जहां पे हम लोगों ने आपकी हायरिंग करवानी है. इस सिलसिले में अभी 16 मार्च को एक करियर लिंक के नाम से एक जॉब फेयर हुआ था. उस जॉब फेयर में हमने बहुत सी कंपनीज फैसलाबाद रीजन से, आउट ऑफ द फैसलाबाद सिटी, इवन के पाकिस्तान लेवल पे डिफरेंट कंपनीज कैपिटल से, इस्लामाबाद से आई थी, और जिनका बेसिक टारगेट ये था कि यहाँ पे फ्रेश एनर्जेटिक टैलेंट को हायर किया जाए अपनी कंपनीज में. उन्होंने बच्चों के इंटरव्यू लिए, बच्चों से मुलाकात की, उनके सीवीज़ कलेक्ट किए और ये सिलसिला आगे बढ़ गया. अब वो बच्चे नेक्स्ट फेज़ में है, उनको इंटरव्यूज़ की कॉल आ रही हैं. इवन के सर आपके डिपार्टमेंट में दूसरी कैंपस में बच्चों को टोयोटा कंपनी से कॉल आई. टोयोटा कंपनी यहाँ पे टोयोटा फैसलाबाद आए हुए थे, तो उन्होंने मैनेजमेंट साइंसेस के बच्चों को अप्रोच किया हायरिंग के लिए. तो इस तरह डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो बच्चों को हायरिंग के लिए अप्रोच कर रही हैं. मार्केट में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वक्त डिसिप्लिन की, वो है पहले नंबर पे मैनेजमेंट साइंसेस, सेकंड नंबर पे CS, और इससे आगे ऑनवर्ड डिफरेंट इंजीनियरिंग या बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी डिसिप्लिन की डिमांड है. सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको या दरवाजे को बंद कर दें या खोल दें, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं. आप इसको या ओपन रहने दें या क्लोज कर लें. आई रिक्वेस्ट यू काइंडली. अच्छा, तो हमने आप लोगों की हायरिंग के ऊपर काम करना है. हमने उन कंपनीज को भी आपके साथ इंगेज करना है कि जो कंपनीज आपको हायर करके लेके जाएंगे. इस सारे प्रोसेस के लिए पूरा साल डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार करवाते हैं, जिसमें आपको CV मेकिंग के ऊपर बात की जाती है, आपको बताया जाता है, आपको इंटरव्यू एथिक्स के ऊपर गाइड किया जाता है. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, उसके ऊपर बात की जाती है. और
आप लोगों को तैयार किया जाता है कि जिस वक्त आप डिग्री लेके फारिगुल तहसीन हो जाएंगे, यहाँ से डिग्री ले लेंगे, फ्री हो जाएंगे, तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो यू शुड बी अ कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर कोई भी कंपनी को टूथपेस्ट तैयार करती है तो टूथपेस्ट की ट्यूब उठा के मार्केट में नहीं पहुंच जाती, उसकी बाकायदा पैकिंग करती है, उसकी पैकिंग करती है, उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, उसको मार्केट में किसी शेल्फ पे प्लेस किया जाता है। तो बेसिक हमारा मकसद ये है कि फाइनल टच दे के आपको आपकी रेलिवेंट मार्केट तक पहुँचाना। इस सिलसिले में नो डाउट हम लोग जॉब के लिए तो काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने आपकी ग्रूमिंग के लिए, जहाँ पे आपको आपके टीचर आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आपको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आपने मार्केट में जाके किस तरह काम करना है, या किन शोबों में, या किन किन डिसिप्लिन में, या किन किन डिपार्टमेंट्स में काम करना है। तो उसके साथ साथ आपकी जो ग्रूमिंग है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोगों की कोशिश ये है कि हम प्रैक्टिशनर्स को इन्वॉल्व करें। बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और जो बातें आज हम आपसे करने के लिए जा रहे हैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी आपकी, आपको इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। आपस में अगर आप बातें करके टाइम ज़ाया कर देंगे या चमक गोइयाँ करेंगे तो ये आप बहुत बड़ा मौका मिस कर देंगे। हम आपको आज ये बताने के लिए यहाँ पे आपको इकट्ठा किया, लेके आए हैं कि अगर आप वाकई ही प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, वाकई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वाकई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल हम आपको सामने आपके लेके आए हैं कि एक बंदा जो आपकी तरह यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके फारिग हुआ, उसने अपना टारगेट जॉब नहीं बनाया, उसने अपना टारगेट ये रखा कि उसने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उसने बिज़नेस का स्टार्ट लेना है। आज वो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। माशाल्लाह वो एक कंपनी के सीईओ हैं और मॉडर्न बिजनेस को रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसे बंदे को एंगेज कर रहे थे, कर सकते थे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हो, लेकिन हमने उनको एंगेज नहीं किया। हमने एक ऐसे बंदे को एंगेज किया है कि जो एक मॉडर्न बिजनेस को रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे रन कर रहे हैं। और उन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्ट कैसे लिया, कौन सा ऐसा आइडिया था, किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्रेजेंटेशन, एक स्टोरी की फॉर्म में वो अपनी सारी स्टोरी आप लोगों से शेयर करें। इनफैक्ट हम लोगों के साथ वो शेयर करें। तो इसके लिए हमने उनको आज मदऊ की है। मैं आपको इनिशियल एक बस बात बताता जाऊँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। आज का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप है। वैसे मेरे सामने बड़े हज़रात बैठे हुए, अगर सारी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप पे लब कुशाई कर लूँ। अच्छा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बात क्यों करना चाहता हूँ? मेरी स्पेशलाइजेशन MS की है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। I done my MS from Maradona University, Sweden in 2007, and afterwards I served a company in Denmark for 4 years. The same company I served in Germany for 2 years, and 7 years I served the same company in Saudi Arabia. And right after that word I'm in Pakistan and I'm serving this institute. तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरी स्पेशलाइजेशन रही है, उसमें फर्दर मैंने डीप डिगिंग की है TQM पे। मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बताऊंगा कि क्या चीज़ है। वैसे तो माशाल्लाह आप सब लोग मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं और ये एक इमर्जिंग फील्ड है, तो सब लोग यू विल बी वेल फेमिलियर अबाउट इट। इनोवेशन लेके आना, शॉर्ट वर्ड्स में अगर आपको कहा जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट फॉर्म है, वो है इनोवेशन। कोई ऐसी चीज़ मुतारिफ कराई जाए मार्केट में कि जो उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। कोई ऐसा अजूबा, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके लाई जाए कि जिससे पहले कोई उससे फेमिलियर ही ना हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, अब कोई कितनी जिद्दत लेके आए, कितनी प्रोडक्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाए, तो क्या मतलब जो बंदा सिर्फ एक चीज़ को इनोवेट करेगा वो ही एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? नहीं, इसकी सेकंड फॉर्म भी है, और सेकंड फॉर्म है डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, टिश्यू का बॉक्स है, टिश्यू के बॉक्स के ऊपर आप उसके जो उसका जो लगा हुआ है, बॉक्स के ऊपर जो खोलने वाला हैंडल लगा हुआ है, आप उसको रिमूव करके फेंक देते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि मैंने एक ऐसा टिश्यू का बॉक्स डिज़ाइन करना है कि इसको खोल के फेंका ना जाए, हम इसको उठाएं तो ये इसके हैंडल बन जाए।
आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं, आप जिद्दत लेके आ रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई आस्क यू कि थर्ड फॉर्म भी है? जी बिल्कुल है। तीसरी चीज़ क्या है? फर्स्ट लेवल पे इनोवेशन, सेकंड लेवल पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशनल वाइड को कवर करना, मार्केट डाइवर्सिफाई करना। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो यहाँ पे माल्टों की रेहड़ी लगा रहा है यूनिवर्सिटी के बाहर। यूनिवर्सिटी के करीब कोई भी फ्रूट की शॉप या दुकान नहीं है, ठीक है। अब रेहड़ी वाला काम कोई नया काम नहीं है, माल्टे जो वो बेच रहा है वो आम माल्टे हैं जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन उसने एक इंस्टीट्यूशनल वॉइड को कवर किया है। जहाँ पे पहले एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी या उस चीज़ की कमी थी, उसने उस वॉइड को कवर करते हुए उसने उसको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको एड्रेस करने के लिए उसने माल्टों की रेहड़ी लगाई है और उसका बिजनेस चल पड़ा है। हालांकि कोई नया काम उसने नहीं किया, लेकिन उसने एक इंस्टीट्यूशन वॉइड को कवर किया है। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब माशाल्लाह HOD भी हैं, डॉक्टर अजीम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और वो हमें बेहतर इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर इमरान अहमद शहजाद साहब थे माशाल्लाह, वो अभी हमारे साथ नहीं है डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको बहुत ग्रिप थी, वो बहुत अच्छी बात कर सकते थे इस पर। तो इसी टॉपिक को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक यंग टैलेंटेड मर्जिंग पर्सनैलिटी को आपसे एड्रेस करवाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए इस सेमिनार का हिस्सा बनाया है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बहुत से इदारे मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं ये बहुत ही कैलकुलेटेड और मेजर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको एक बंदे से मिलवाया जा रहा है तो इट मीन्स समथिंग। हमने इसी बंदे को क्यों चुना है और आप ही को क्यों चुना है उसको सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो इसका बहुत गहरा रिलेशन है आपस में। आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अगर आपके पास सेल फोन्स हैं तो उनको साइलेंट पे लगा दें, और इस जो अभी प्रेजेंटेशन है जो उमर चट्टा साहब CEO कोड बूस्ट कंपनी के हैं, वो जो प्रेजेंटेशन देंगे उसको अटेंटिवली अटेंड करें। और अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही या समझ नहीं आ रही, या अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप प्रेजेंटेशन के एंड पे आपको बाकायदा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मौका दिया जाएगा, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये एक मैक्सिमम ये 45 मिनट की प्रेजेंटेशन है, उसमें वो अपने बारे में एंटरप्रेन्योरियल टच आपको बताएंगे कि किस तरह इस फील्ड में है और कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कौन कौन सी हर्डल्स उन्होंने फेस की और कौन कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और आगे बढ़ने के लिए, मार्केट में रहने के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट करें या स्किल्स को आप डेवलप करें तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने पेशेंटली, आपने बड़े इत्मीनान से और सब्र से उनकी बातें सुननी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुशामदीद करें मिस्टर उमर चट्टा साहब को। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, ये लाइट्स अगर ऑफ हो जाए जी सर, क्लियर नजर आए। आप में से जॉब कौन करना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। कोई भी जॉब नहीं करना चाहता? अच्छा, 2 लोग। और बिजनेस कौन करना चाहता है? ऑलमोस्ट एवरीवन। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते वो? ओके। आपका 6 और 8 सेमेस्टर? राइट, ठीक है। अच्छा, आप सबको देख के ना मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कॉमसेट से इस्लामाबाद से मेरा मास्टर्स है, और 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। उससे पहले मेरा BS है कंप्यूटर साइंस में,
और वो भी कॉमसेट्स इस्लामाबाद से है। और कुछ और चीज़ें जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने HEC के साथ काम किया हुआ है और जिसके हमने मिलियंस ऑफ रुपीस फंडिंग हमने उसमें रेज़ की थी। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली एक प्रैक्टिकल हम डिस्कशन करेंगे। इट विल बी मोर लाइक अ डिस्कशन rather देन अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन, जिसमें मुझे आप लोगों की इनपुट भी चाहिए होगी। मैं आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर लें, जिसको मैंने रिसर्च करने के बाद उसके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उसको अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यू विल स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट मिलियन इंशाल्लाह। बट द थिंग इज़ कि आपको इसको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी और इस हर पॉइंट को मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मैप करूँगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सर ने बता दिया कि क्या चीज़ है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। मेरे नज़दीक एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस एटीट्यूड के साथ यू आर गोइंग टू वर्क और यू आर गोइंग टू मेक मनी, या आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो वी विल नॉट डाइव इनटू दिस। हम थोड़ा सा आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क क्या है। आप में से कोई बता सकता है? चले एम्प्लॉयमेंट का कोई बता दे कि जॉब बेसिकली क्या है। एग्जैक्टली और दूसरी चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट का एक सेकंड वर्ड ये है, आप लोग हर अपने सराउंडिंग में भी सुनते होंगे 9 to 5, 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब। ये भी एम्प्लॉयमेंट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये अगर आप रीड करना चाहें इसमें। एम्प्लॉयमेंट इज़ द एक्ट ऑफ वर्किंग फॉर अ कंपनी टू रिसीव कंपनसेशन इन रिटर्न, जैसे कि आपने अभी बताया। यूजुअली फिक्स सैलरीज या उसके साथ कुछ बोनसेस वगैरह होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बाउंड टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मेन जो पॉइंट है वो आप बाउंड हो जाते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाउंड हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप बाउंड हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे है डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट से? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टू मेक इट प्रॉफिटेबल। अब इसमें एक चीज़ आप देखें कि ये एक वेंचर है, ये अभी एक आइडिया की बात हो रही है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये बात नहीं हो रही कि एक बिज़नेस है, अपने फादर का बिज़नेस है, उस फादर के बिज़नेस को ले लिया और उसके बाद उससे प्रॉफिट या उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया। मैं अभी उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, वो भी एक टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप की। लेकिन अभी इसमें जो पॉइंट है, एक आइडिया को आपने स्टार्ट करना है और उसको फिर प्रॉफिटेबल बनाना है, एक बिजनेस मॉडल बनाना है। एंटरप्रेन्योर्स मे वर्क बाय देमसेल्व्स और हायर स्टाफ मेंबर्स टू वर्क अलोंगसाइड देम इन द कंपनी। अब ये जो एंटरप्रेन्योर वर्क बाय देमसेल्व्स, इसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के, इसमें भी आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम नहीं कर रहे। आपके क्लाइंट्स होंगे, उनके साथ आपकी कुछ डीलिंग्स होंगी, उनको आप बाउंड होंगे कि आपने उनको फॉलो करना है। लेकिन जो मैं जिस टाइप के ऊपर बिलीव करता हूँ और जिसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो हैं कि आपके साथ एक टीम अटैच्ड हो। अब आगे अगर मूव करें, एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ याद रखें कि अगर इसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है लॉस का, कि आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो हिट एंड ट्रायल के ऊपर होती है, तो उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, ये 5 चीज़ें हैं, 5 स्टेप्स हैं जिनको मैंने केयरफुली रिसर्च करके और अपनी लाइफ स्टोरी के साथ मैप किया है और ये आप लोगों के लिए निकाले हैं। सबसे पहले है डिस्कवरी। डिस्कवरी ये वो स्टेज है, इन द स्टेज इन विच द एंटरप्रेन्योर जनरेट्स आइडियाज़, recognizes opportunities and studies the market। इसमें 3 चीज़ें हैं, आइडिया, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ अभी उमर साहब ने आपको इसकी डेफिनेशंस के अंदर भी समझाई है। बैक इन 2015 मैं बेसिकली कॉमसेट्स के हॉस्टल में रहा हूँ और वो हॉस्टल दैट वाज रियली गुड। वो एक सिंपल बिल्डिंग नहीं थी और वो बड़ा ओपन हॉस्टल था, वहाँ जिम थी, टीवी लॉन्च था, और दैट वाज मोर लाइक अ होम।
और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरा एक सर्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से ही। जब मैं यहाँ फैसलाबाद में भी था तब भी सर्कल स्ट्रॉन्ग था, और उधर भी मेरा एक नेटवर्क बहुत अच्छा रहा है। तो उस नेटवर्क में ये था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि हॉस्टल के थे, बल्कि पूरा हॉस्टल ही था दोस्त, और उसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि यूनिवर्सिटी के थे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे। आप लोग मैनेजमेंट की हैं, मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ। अब मेरे साथ भी इस तरह मेरे दोस्त थे जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी से भी थे और माइक्रोबायोलॉजी के भी थे। डिफरेंट एक मेरा सोशल सर्कल बड़ा था। तो हाँ, मेरे दोस्त आते थे और हम हॉस्टल में बैठ के डिस्कशंस करते थे, गपशप लगती थी। और एक चीज़ जो कि क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं, जैसे लेट नाइट मूवीज़ हॉस्टल में दोस्तों के साथ चलती हैं, और आउटिंग चल रही है, डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ या कोई स्पोर्ट्स चल रही हैं जो कि शायद आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते। हेल्थ वाइज ठीक है, फिटनेस वाइज ठीक है, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच नहीं रहे होते। आपने अपने माइंड की वो थिंकिंग ही नहीं बनाई होती उस वक्त तक। तो इसी तरह मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, उसका नाम है कमर। उसके साथ मेरी फर्स्ट सेमेस्टर से एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इन लाइक फिफ्थ सेमेस्टर उसके साथ वो जो बॉन्डिंग थी वो बहुत वीक हो गई। उसके साथ उसकी रीज़न ये थी कि बॉन्डिंग वीक होने की, कि ही वॉज नॉट गिविंग अस मच टाइम। हम हॉस्टल में अगर सारे दोस्तों का प्लान बना है तो वो हमेशा उसमें से एक आधा बंदा ऐसा होता है जो कि निकल जाता है, जो प्लान ख़राब करता है। लेकिन वो जो था, उसके प्लान ख़राब करने से वो मुझे उस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा था, बिकॉज ही वॉज रियली अ गुड फ्रेंड टू मी, वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी। तो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम, मुझे एक कंसर्न पैदा हो गया कि ऐसा क्यों है कि वो मेरे इस टाइम हमारे ग्रुप के अंदर वो उस तरह से नहीं अपना पार्टिसिपेट कर रहा, या कोई भी उसकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर। तो अपॉन इंक्वायरिंग मुझे ये चीज़ समझ आई। उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई। आई आस्क्ड हिम कि यार व्हाट्स द डील विद यू। तो वो कहता है कि यार मेरा ना कुछ मसले चल रहे हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या मसले हैं। कहता है यार अब्बू की जॉब का थोड़ा सा मसला चल रहा है, और उसके अलावा ना फ़ी वगैरह जोन सी है, मैंने अपने आप से ये सोच लिया है कि अब मैंने खुद से अपने खर्चे उठाने हैं। कॉमसेट्स की ठीक ठाक फीस थी उस वक्त भी, और दूसरे हॉस्टल के एक्सपेंसेस और बाकी सारे, वो हॉस्टल का नहीं था, वो ही वाज इन रावलपिंडी। तो लेकिन वो जाहिर बात है, आप लोग समझते हैं कि चीज़ें किस तरह इफ़ेक्ट होती हैं। वो पॉकेट मनी नहीं था लेना चाह रहा, वो सारी चीज़ें। अब ये जब मैंने उससे चीज़ सुनी तो आई आस्क्ड हिम कि इससे ये सॉल्व कैसे होगी चीज़ कि आप ये फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल जाओ। कहता मैं बाहर नहीं निकला, मैं बेसिकली एक स्किल को लर्न कर रहा हूँ, और दैट स्किल विल मेक मी मनी, वो मुझे पैसे बना के देगी। 2015, 16, 14 में फ्रीलांसिंग का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि इसके वो उस तरह से मार्केटिंग नहीं थी हुई, उस तरह से लोगों को सॉफ्ट स्किल के ऊपर बिलीव नहीं था, और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको स्कैम समझते थे। खुद ट्राई नहीं किया। मैंने आपसे सुन लिया, दूसरे ने किसी और से सुन लिया, जस्ट एक दूसरे से सुनने के बाद आप वो ये परसीव कर लेते हैं कि हाँ यार ये वाकई स्कैम है, लेकिन आपने खुद ट्राई नहीं था किया हुआ। तो उसने जब ये मुझे स्किल बताई, और आई आस्क्ड हिम कि यार इसमें कितना कमा लेते हो। ही टोल्ड मी लाइक कि लास्ट वीक उसने अर्न किया 15,000। 2015 में 15,000 इन 1 वीक, दिस इज़ टू मच। मुझे याद है मेरी पॉकेट मनी 10-12 हज़ार थी उस वक्त। और जब ये मैंने सुना, दिस जस्ट पुट अ फायर इन माई ब्रेन, और वो एक बिल्कुल मेरी थॉट उस वक्त बदल गई। मैंने उस वक्त सिर्फ एक स्टेट के अंदर में चला गया जिसमें मैं सोच रहा था कि यार मैंने अब रात को हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, सारी रात बैठ के दोस्त खेल रहे हैं। अब दिन चढ़ा है, हमने अब कोई बैडमिंटन खेलना शुरू कर देनी है। यूनिवर्सिटी है, ठीक है यार, वो अटेंडेंस पूरी जा रही है, नहीं भी अटेंड करेंगे क्लासेस, कोई मसला नहीं है, खुद पढ़ के कर लेंगे।
वो सारा कुछ मुझे ना एक फ्लैशबैक्स आना शुरू हुए कि यार ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और ये बंदा एक तरफ है। फिर एक चीज़ ये माइंड में आई कि पॉकेट मनी मुझे भी मिलती है, क्या मेरे पास कोई सेविंग्स हैं? अभी तक मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी। मुझे अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए पैसों की या कुछ भी हो, ठीक है, आई विल आस्क माई फादर एंड ही विल सेंड मी विदाउट एनी क्वेश्चन। लेकिन मुझे वो एहसास शुरू हो गया कि यार ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, मुंह पे दाढ़ी आ रही है, मूंछें आ रही हैं, और आई विल आस्क हिम फॉर मनी। तो ये मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग सी चीज़ थी। तो इसके लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की। फॉर 2 days वर गॉन, और मेरा दिल नहीं था गा रहा कि आई एम गोइंग टू प्ले वीडियो गेम्स, या मैं मूवीज़ देखने लगा हूँ दोस्तों के साथ, या मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, या हम F9 पार्क जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से मेरा दिल जो सा ना वो बिल्कुल साइड पे होने लग पड़ा। 3rd day आई कॉल्ड हिम दैट फ्रेंड, और उसके साथ मैंने डिस्कशन की कि यार कैन यू टीच मी हाउ दिस स्किल वर्क्स एंड व्हाट इज़ द स्किल, और उसके अलावा फ्रीलांसिंग कैसे है। आई जस्ट वांट टू चेंज माय थिंकिंग एंड चेंज माय अप्रोच, मुझे ये चीज़ बदलनी है। अब उसने मुझे बताया कि जी ट्रांसक्रिप्शन, कि मैं काम कर रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन पे। किसी को पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जी, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ये होती है कि आपको कोई भी ऑडियो या वीडियो की फ़ाइल दे दी जाती है, और उसका आपने ट्रांसक्रिप्ट निकालना होता है, उसका आपने टेक्स्ट निकालना होता है। अब उस टेक्स्ट को बेसिकली ये चीज़ें उस वक़्त में एक मैनुअल तरीके से होती थी। आपको यूट्यूब का लिंक दे दिया गया है, और उसमें 2 स्पीकर या 1 स्पीकर उसमें कोई स्पीच दे रहा है, या बात हो रही है, या कुछ भी हो सकता है, और उसको आपने सुन के उसका एक टेक्स्ट जनरेट करना होता है। तो वो जब टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, आप जिस भी क्लाइंट ने आपको हायर किया है वो आपको उसके पे करता है फॉर मिनट्स। लाइक अगर 1 मिनट का है तो मे बी लाइक $5 उसको पे करे। बड़ा सिंपल सा टास्क था, 2 दिन उस पर लगाए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, मुझे चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने इससे पैसे कैसे बनाने हैं। स्किल मुझे समझ आ गई, बड़ी बेसिक स्किल है, 2 दिन के अंदर आपको जिस तरह मैंने इजीली आपको बताई है ये चीज़, और आपको सुनने में समझ आई है, ये उसी तरह सीखने में भी इसी तरह थी। तो वंस आई लर्न दैट, नेक्स्ट स्टेप था उससे पैसे कैसे बनाने हैं, और वो था फ्रीलांसिंग से। ही गाइडेड मी अबाउट फाइवर, उस पर गिग कैसे बननी है सारी, उस पर प्रोफाइल सेट कैसे करनी है। और वंस दैट वाज डन, मुझे पहला ऑर्डर मिला कोई 1 हफ्ते बाद। अब प्रोफाइल बना ली है ना, गिग बन गई है, ऑनलाइन आ गया हूँ। मुझे हर दिन यही इंतज़ार होता था, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद खोल के रिफ़्रेश कर रहा हूँ कि यार कुछ आया नहीं अभी तक। वो एक बेसब्री शुरू हो गई कि यार यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। ही टोल्ड मी कि यू हैव टू बी पेशेंट। आप लास्ट पे कर ली अगर खामोश है तो, ही टोल्ड मी टू बी पेशेंट, कि आपको खामोश रहना है, आपको खामोश रहना। और ही टोल्ड मी टू बी पेशेंट, और थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र करने से ये हुआ कि 1 हफ्ते बाद मुझे पहला ऑर्डर आया। अब उसमें मसला ये था कि 10 मिनट की वीडियो थी, ऑडियो फाइल थी। ही वॉज पेइंग मी $5 फॉर दैट, लेकिन मार्केट रेट जो था वो 1 मिनट का $5 था। आई कंसल्टेड माई फ्रेंड, ही टोल्ड मी कि हर चीज़ पैसे नहीं होते, फ़िलहाल अपने आप को डेवलप करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा रिव्यू चाहिए। और क्लाइंट की लोकेलिटी जो थी वो थी USA। तो मैंने वो ऑर्डर ले लिया, काम उस पर किया, पैसे आ गए। 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आई गॉट $4, $1 मैंने रख लिया अपनी कमीशन। जो $4 पहले आए उस वक्त 85 का था शायद डॉलर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो $4 से मैंने अगर आज कोई मिलियन बनाए हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वो था, दोज $4। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो ऐसी स्किल जो कि अब शायद उसको कोई भी नहीं पूछता, और अगर किसी ने करना है तो वो कुछ टूल इंस्टॉल करेगा, वो टूल ऑटोमेटिकली उसके लिए काम कर देगा।
अच्छा, अब $4 बना लिए। उसके नेक्स्ट डे अब मेरे माइंड में चल रहा है कि 4 के 8 करने हैं, 8 के 12 करने हैं, फिर 16 करने हैं। करते कराते वो एक स्कीम अपने माइंड में चलना शुरू होगी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाना है और पैसे बनाते जाना है। मैंने ये चीज़ के ऊपर काम शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर 2015 में आई थिंक इट वाज लाइक 1,50,000 और 60,000 जो मैंने उससे निकाले इस काम से। जो मेरी विड्रॉल था उससे ये पैसे बने। दोस्तों के साथ पार्टी के लिए ट्रीट हर जगह चल रही है, और वो पैसे ख़त्म हो गए। और उस पैसे के साथ साथ जो मेरा वो गिग थी वो भी डेड हो गई। वो डेड किस तरह हुई कि 2 महीने जब गुजरे हैं तो तकरीबन 1 महीने बाद ना मुझे चीज़ें समझ आने लग पड़ी थी कि काम जो उनसा वो स्लो हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल गई हैं, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब फिर एक स्टेज ऐसी आई कि ऑर्डर्स बिल्कुल ही डेड हो गए। देयर वर डेज, वीक्स, देन मंथ के ऑर्डर है ही नहीं है, क्लाइंट ही नहीं आ रहा कोई। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया, थोड़ी सी चीज़ें समझी, और मुझे ये पता लगा कि मैं अपने उस कंफर्ट बबल से बाहर ही नहीं था निकल रहा। मैं एक स्किल के ऊपर मैंने पकड़ ली है और मैं सोच रहा हूँ कि बस दिस इज़ द स्किल, ये मेरा फ्यूचर है। ठीक है, CS की डिग्री छोड़ो, ये काम हो गया मेरा, बस काम ख़त्म है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। पैसे बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्किल जो सी है वो आउटडेट होगी। आउटडेट नहीं हुई, बेसिकली इंसानों को रिप्लेस कर दिया मशीन ने। आपके अब डिफरेंट टूल्स आते हैं जिसके अंदर आप ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, आप स्क्रिप्ट ऑडियो या वीडियो ट्रैक डालते हैं, आपको पूरी की पूरी अच्छी स्क्रिप्ट निकल आती है, उसको आपने सिर्फ एंड पे प्रूफ रीड करना होता है। तो ये चीज़ मैंने भी एंड पे शुरू कर दी थी, लेकिन अगर मैंने शुरू कर दी थी इसका मतलब ये कि क्लाइंट को भी इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग के थ्रू पता लग गया था कि ये चीज़ ऐसी होनी है, और उसको क्या ज़रूरत है कि वो मुझे पे करे हर मिनट के, जबकि वो $5 में पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन लेके टूल से काम करवा सकता है, और दैट विल बी डेफिनेटली फास्टर, 100 टाइम्स फास्टर। तो यहाँ से वो चीज़ डेड हो गई। अब मेरा स्टार्ट हो गया BS का प्रोजेक्ट में था हमारा वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम था, गेम डेवलपमेंट में। अब मेरा जो मेजर है, मास्टर्स है, वो गेम डेवलपमेंट में है, तो इसके ऊपर काम शुरू हो गया। लेकिन ड्यूरिंग FYP मेरे माइंड में एक चीज़ बार बार वो चल रही थी, वो 1,50,000 1,60,000 खुद बनाए हुए थे ना, इसलिए। नहीं तो जो पेरेंट्स ने आपको दिए होते हैं, आपने ना उसकी कभी कदर की होती है। मैंने नहीं थी की कदर, ऑनेस्टली। आप लोग शायद करते हो, तो उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू आप लोग बिल्कुल नहीं देते। तो लेकिन जो खुद आपने बनाए होते हैं, आपको फिर एहसास होता है कि यार ये कितने वैल्यूएबल थे। और मुझे वो चीज़ बार बार तंग कर रही थी कि यार आई हैवंट इन्वेस्टेड दैट मनी इन माई सेल्फ। मैंने उल्टा उसको उड़ा ही दिया, ज़ाया कर दिया। FYP चल रहा है मेरा, और तकरीबन एंड हो गया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। उसके अंदर एक ना समर ब्रेक आई, उसके बाद मेरा लास्ट सेमेस्टर था BS का। उस समर ब्रेक के अंदर वो चीज़ें एस्केलेट हो गई, एस्केलेट इन अ सेंस कि मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करने लग पड़ी कि यार फ्रीलांसिंग मुझे करनी है, आई हैव टू गेट बैक इन दिस फील्ड, मुझे वापस इस फील्ड में जाना है। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करना होगा कि यार क्या ऐसा चक्कर है कि वो कौन सी ऐसी फील्ड है जो मुझे ज़्यादा पैसे बना के दे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जब रिसर्च किया, माइंड ने काम करते करते, डेली काम कर रहे हैं, तो माइंड में एक चीज़ आई कि यार जिन लोगों के लिए मैं ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, जिन लोगों के लिए मैं स्क्रिप्ट्स बना रहा था, वो स्क्रिप्ट्स, वो कुछ लोग ये तो नहीं है कि सिर्फ वो वीडियो से उन्होंने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर ली और उसके बाद प्रिंट करवा के रख ली होंगी या किसी को भेज दी होंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसको कहीं यूटिलाइज कर रहे हो, उससे कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर एक आप स्टीव जॉब्स की कोई स्पीच सुनते हैं यूट्यूब पे, सपोज कि आपको उसका ऑर्डर आ गया ट्रांसक्रिप्शन का, आपने उसका टेक्स्ट फाइल निकाल दिया, उसके बाद आपने एक अच्छा कंटेंट राइटर रखा हुआ है जो कि आप उसके सारी स्क्रिप्ट को
रीफ्रेज कर देता है। वो अब स्क्रिप्ट जो है, वो टेक्स्ट है, पूरी स्पीच है, वो स्टीव जॉब्स की तो नहीं रही। वो तो अब आपकी ऑनरशिप होगी क्योंकि आपने उसमें सारी अमेंडमेंट्स कर दी हैं। उसके बाद अब वो स्क्रिप्ट के थ्रू कोई ऑडियो रिकॉर्ड होगा और उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बनेगी और वो उस वीडियो को अपलोड करके कुछ रेवेन्यू कमाया जाएगा। मुझे ये थोड़ी सी इंसाइट समझ आ गई कि यार वो स्क्रिप्ट बनवा रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है कुछ यूज़ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो उसका कर रहे हैं। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस और वीक्स के रिसर्च के बाद मुझे एट द एंड ये चीज़ समझ आई कि एनिमेशंस और वीडियोस हैं जो कि स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही है और उसके अगेंस्ट ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। सो वंस आई अंडरस्टूड दिस, मैंने स्टार्ट कर दिया इसके बारे में सर्च करना कि एनिमेशंस क्या होती हैं, एनिमेशंस कैसे बनती हैं। और जब इसके बारे में काम करना शुरू किया तो मुझे हर तरफ अपनी एनिमेशंस ही नज़र आ रही थी, हर तरफ ही। मैं फ़ोन खोल रहा हूँ, हर चीज़ में एनिमेशन नज़र आ रही है। आपका UI UX जो है वो अगर मूव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं, एनिमेशन नज़र आ रही है। मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ गाड़ी में, मुझे उसमें भी एनिमेशन नज़र आ रही है जो आपका काउंटर चल रहा है। हर जगह एनिमेशन, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स एनिमेटेड, आपके कोई वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं एनिमेटेड, उसके अगर रियल वर्ड है ना, अगर यही सेशन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके अंदर भी अगर नीचे बी रोल डलता है या इंट्रो या आउटरो लोगों का आपके डलेगा तो वो भी एनिमेशन। एवरीवेयर आई सी देयर वाज एनिमेशन। अब इतनी जगह पे अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही थी तो मुझे ये भी समझ आ गया कि इसका ठीक ठाक इसके अंदर मार्जिन भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो इससे मैं ठीक ठाक पैसे भी निकाल सकता हूँ। आफ्टर फर्दर रिसर्च, मज़ीद रिसर्च करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। स्किल को लर्न कर लिया। स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक स्किल, वाइट बोर्ड एनिमेशंस, जो एक हैंड ड्राइंग एनिमेशन होती हैं, कार्टून्स होते हैं। आफ्टर वो चीज़ जब बन गई, मैंने अपनी प्रोफाइल नई क्रिएट की फ्रीलांसिंग के ऊपर। आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ $100 फॉर एनिमेशन डायरेक्टली। इस बार मेरा स्टार्ट जो उनसा वो बहुत अच्छा था, 95% ज़्यादा था। अब वो 95% ज़्यादा इस वजह से नहीं था कि वो मेरी स्किल डिफरेंट थी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि प्रोग्रामिंग $5 में करके दे रहे होते हैं क्योंकि वो बिगनर है। वो इस वजह से मेरा 95% ज़्यादा थी अमाउंट कि मैं पिछले एक्सपीरियंस से चीज़ को सीख चुका था, कि मैंने जो लास्ट टाइम अपना फ्रीलांसिंग का काम किया उससे मैं कई चीज़ें सीख चुका था। तो उसके बाद आफ्टर $100 दैट वाज माय मोटिवेशन। अब जो मेरी क्लाइंट थी दैट शी वाज फ्रॉम इज़राइल। अब जो मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट थी वो इज़राइल की थी। और इसमें भी एक ना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि चैलेंज आपको मिला है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसके साथ क्या करते हैं। मुझे ऑर्डर मिला है, अच्छी अमाउंट है ऑर्डर की, जो कि मुझे बाद में जाके समझ आई कि वो 100 का भी नहीं था, वो $400 to $500 का काम था। 1 मिनट की एनिमेशन थी वो सिर्फ, लेकिन उसकी प्राइस इतनी थी, वो काम ऐसा था। स्टार्ट किया, उसके ऊपर वर्किंग की। अब सारी डिस्कशन हो गई है, उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, लेकिन जब उसने स्क्रिप्ट की फ़ाइल सेंड की है तो वो इंग्लिश में ही नहीं है, वो हेब्रियू में है। हेब्रियू उनकी लैंग्वेज है, इसराइल की लैंग्वेज है। अब वो मुझे फ़ॉन्ट समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पहले ये लग रहा है कि मेरे शायद टूल के अंदर मसला है, मेरी विंडोज़ के अंदर मसला है, मेरे वर्ड प्रोसेसर के अंदर मसला है कि वो फ़ॉन्ट को रीड नहीं कर पा रहा। तो बाद में जब गूगल के ऊपर उसको मैंने देखा तो वो हेब्रियू टेक्स्ट है। मैंने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे इसका इंग्लिश टेक्स्ट दे दें। अब याद रखें कि वो क्लाइंट है, वो मेरा क्लाइंट है, मैं उसके साथ अपने वो नहीं कर सकता। मैं ये नहीं उसको कह सकता कि आज मैं बिज़ी हूँ या मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में रिप्लाई करूँगा या इस तरह, या कोई भी डिफरेंट चीज़ें। ये आपको बड़े इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और क्लाइंट को फैसिलिटेट करना होता है। मैंने ये गलती कर दी, मैंने उससे पूछा कि मुझे इसका इंग्लिश टेक्स्ट मिल जाएगा, ट्रांसलेशन अगर आप मुझे कर दे तो मैं फिर काम करूँगा। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रांसलेशन करूँ। इफ़ यू कैन डू दिस इन हेब्रियू जस्ट लेट मी नो, इफ़ यू कांट देन इट्स फाइन, यू कैन कैंसिल द ऑर्डर। अब ये कैंसिल द ऑर्डर जो है वो मुझे ऑर्डर कैंसिल होता नहीं था नज़र आ रहा, मुझे वो $100 जाते नज़र आ रहे थे।
मुझे वो 5 स्टार रेटिंग जाती नज़र आ रही थी, मुझे वो नई प्रोफाइल का इम्प्रेशन जाता नज़र आ रहा था, मुझे अपनी वो मोटिवेशन मरती हुई नज़र आ रही थी। अब वो हैब्रियो टेक्स को मैंने उससे कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका ये हो जाएगा काम। मैंने गूगल के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च की, कोई मुश्किल काम नहीं था। गूगल के ऊपर एक एक सेंटेंस को डालना शुरू किया, ट्रांसलेशन आने लग पड़ी। एक पूरी स्क्रिप्ट जब बनना शुरू हो गई, वो 3 से 4 पेज की स्क्रिप्ट थी, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए ट्रांसलेट करना, चीज़ों को कनेक्ट करना आपस में। लेकिन जब वो कनेक्शन शुरू हो गया, तकरीबन हाफ पेज जब हुआ, मुझे चीज़ समझ आ गई कि ओके दिस इज़ अ थिंग, ये हो जाएगा, कनेक्शन बन गया, काम हो जाएगा। उसका काम कर दिया, अच्छी उसने रेटिंग दी, उसने आई अर्नड $100, मैंने एक नई चीज़ भी सीख ली, और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे $50 टिप मिल गई उसमें। अब मेरे लिए ये एक बूस्टर था और ये एक चार्ज था कि मुझे इससे मज़ीद पैसे बनाने हैं। अभी तक अगर आप देखें ना, मैं अभी तक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ना मैं बिज़नेस मॉडल के ऊपर हूँ, ना मैं एंटरप्रेन्योरियल मॉडल के ऊपर हूँ, ना मैं किसी के साथ जॉब कर रहा हूँ, मैं अभी तक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो इन दैट समर्स जो कि लोग ज़्यादातर सो के गुजारते हैं या सीजन्स देख के गुजारते हैं, मैंने उसके अंदर ठीक ठाक पैसे निकाले, अराउंड 4 to 5 लाख इन दोज 2 months फ्रॉम एनिमेशंस। वो मेरे लिए किक स्टार्ट था। लेकिन इस बार मेरी एक अचीवमेंट ये भी थी कि आई डिडंट वेस्टेड दैट मनी, मैंने उसको सेव किया, जो कि आगे मुझे फ्यूचर में काम आया। मूविंग फॉरवर्ड BS की डिग्री भी हो गई, उसके बाद मेरा मास्टर्स शुरू हो गया। मास्टर्स बेसिकली पेरेंट्स की ख्वाहिश के ऊपर था। मुझे फाइनेंशियली घर की तरफ से कोई इशू किसी किस्म का नहीं था, तो दे वर कीन इंटरेस्टेड कि मैं PhD तक जाऊं, मैं अपनी डिग्री को आगे कंटिन्यू करूं। और माइंडसेट ये था कि आई हैव टू गो अब्रॉड, पाकिस्तान से मुझे बाहर जाना है, वहाँ का एक्सपोजर लेना है। क्योंकि मैं जब फैसलाबाद से बाहर निकला, इस्लामाबाद जाके अपने 10-12 साल मैंने गुजारे हैं, तो उससे मुझे एक्सपोजर चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिला। तो आगे अगर हम चलें तो BS एंड होने के बाद मास्टर्स शुरू हुआ, और मास्टर्स के अंदर मास्टर्स की बेसिकली आप सब ये चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 4 सेमेस्टर मिनिमम होते हैं। आपको वो 4 सेमेस्टर लगाने ही हैं, आपको 4 सेमेस्टर की फ़ी देनी है, आपको 4 सेमेस्टर के बाद ही डिग्री मिलेगी। अब मेरे केस में ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्कूल लाइफ से ही अभी तक अचीवर रहा हूँ, और मास्टर्स की डिग्री में मैंने 3rd सेमेस्टर के अंदर अपना कोर्स वर्क वाइंड अप कर दिया। मैंने 4th सेमेस्टर तक चीज़ों को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो अपना लास्ट सेमेस्टर जो था इस्लामाबाद में रह के मुझे वो यूटिलाइज़ करना था, कि मुझे वो लग रहा था कि मेरे पास शायद ये लास्ट 6 मंथ्स हों जो कि मैं इस्लामाबाद में गुजारूंगा, उसके बाद मुझे वापस फैसलाबाद में आना है और आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन 6 महीने को मैंने अपना टोटली फ्री होकर गुजारना है। मैंने अपने 3 सेमेस्टर के अंदर अपना कोर्स वर्क भी ख़त्म कर लिया, और उसी 3 सेमेस्टर्स के अंदर मैंने अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट कर लिया। सो वंस माय रिसर्च वर्क वाज कंप्लीटेड, उस रिसर्च वर्क के साथ साथ अब आखिरी सेमेस्टर मेरा फ्री था, उसके अंदर मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, गाइडेंस दी कि आप जॉब कर लो। आई थॉट कि ठीक है, कर लेता हूँ। और एक चीज़ मज़े की है कि वंस दिस वीकेंड वाज डन, दिस वेकेशन वाज डन, जो समर वेकेशंस थी, उसके बाद अगेन मेरा काम ये एनिमेशन वाला भी डेड हो गया। 4-5 लाख रुपया निकाल लिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम ये भी पुरानी गिग की तरह डेड हो गया। अब जब ये डेड हुआ, मैंने इसको बॉदर नहीं किया, क्योंकि मैं मास्टर्स की तरफ जा रहा था, और माइंड में ये था कि पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करके रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि हकीकत है कि इसी तरह होता है। मास्टर्स की डिग्री, एक स्कॉलर की डिग्री, एक दूसरी प्रैक्टिकल डिग्री से बड़ा फ़र्क है उसमें। तो वंस आई रीच देयर एट दैट स्टेज, वो आखिरी सेमेस्टर फ्री है, और मेरे सुपरवाइज़र कमाल इंसान है, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया, मुझे टीचिंग पसंद है कि मैं अपने से जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं दूसरों को डिलीवर कर सकूं। तो ही ट्रेंड मी कि टीचिंग किस तरह की जाती है, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी भी दी कॉमसेट्स के अंदर ही।
अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में बीएस कर चुका था, मास्टर्स कर चुका था, उसी यूनिवर्सिटी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ, उनको मैं एक कोर्स सिखा रहा हूँ। वो गेम डेवलपमेंट का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर के अंदर कोर्स था, वो उनको मैं पढ़ा रहा था, वहाँ किया। अब वो मेरी वीक के अंदर एक दिन में 2 क्लासेस हो जाती थी, बाकी के 4 दिन फ्री होते थे, फिर 2 दिन वीकेंड के होते थे। तो वो मुझे थोड़ा सा ना वो मज़ा नहीं था उस काम में आ रहा। मैंने मज़ीद अप्रोच किया, मुझे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई विजिटिंग फैकल्टी पे। उधर मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना, और उधर भी गेम डेवलपमेंट था। फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी मैंने साथ शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि मेरे 5 दिन जो थे वो जैम पैक हो गए। मैं 5 दिन जो उनसे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और बाकी के जो 2 दिन हैं मैं उनकी क्विज़, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। 9 to 5 में काम कर रहा हूँ, और वो चीज़ें जो सी हैं, मनी वाज गुड, पैसे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो एक स्ट्रगल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं वो अच्छा खासा ज़िंदगी इंजॉय करने वाला इंसान था, लेकिन इस टाइम चीज़ें बड़ी अजीब सी चेंज हो गई हैं। तो इसको अब एक नई डायरेक्शन देनी थी, एक नई डायमेंशन से चीज़ों को सोचना था। जब ये नज़र आ जाए ना आपको कि आप किसी एक चीज़ में अनकम्फर्टेबल हैं, और आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपका गोल ही नहीं है, वो आपका टारगेट ही नहीं है। आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मेरा टारगेट या गोल जॉब नहीं था, मुझे जॉब नहीं थी करनी, और ये सिर्फ मैं एक शौक की वजह से करना शुरू हो गया। और उसमें कुछ गाइडेंस मिली सुपरवाइज़र की तरफ से, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि किस तरह टीचिंग की जाए। तो इसमें मज़ा तो आया, एक जब स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं कोई चीज़, और वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं, आप उसमें प्राइड फील करते हैं। तो लेकिन जॉब वाज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए वो मसला था। अब आगे मैंने उसमें सोचा कि यार मुझे एक मॉड्यूल था गेम डेवलपमेंट में, एनिमेशंस, जो कि करैक्टर्स की एनिमेशन होती है, या गेम के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी एनिमेशन होती हैं। वो बार बार जब वर्ड क्लिक हो रहा था एनिमेशंस का यहाँ से, और इसी तरह वो वर्ड क्लिक हो रहा था मेरे माइंड में कि यार पिछले 1-2 साल में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने इतने पैसे वहाँ से निकाले थे। वो चीज़ मुझे सुकून नहीं था आ रहा कि यार, और मुझे ये चीज़ पता थी कि उसके अंदर ठीक ठाक अभी मार्जिन है। उस इंडस्ट्री को अगर मैं अच्छे तरीके से कैप्चर करूँ तो आई कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट, और काम शुरू कर दिया एनिमेशंस के ऊपर अगेन। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, अपने कुछ कोलीग्स वगैरह से पूछा कि यार मेरी गिग में क्या मसला है। उन्होंने जब मुझे समझाया कि यार ये इशू है, मैंने अपनी गिग को ओवरहॉल कर दिया। जब ओवरहॉल किया तो चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, मुझे ऑर्डर्स दोबारा आना शुरू हो गए। आई स्टार्टेड अर्निंग अगेन फ्रॉम देयर। अब उससे रिज़ल्ट ये हुआ कि मैंने क्विट कर दिया जो अपनी टीचिंग वाली जॉब्स थी। टीचिंग वाली जॉब्स को जब मैंने क्विट किया, ये आप में से जो भी विस्परिंग कर रहा है ना वो काइंडली ना करें। तो जब ये टीचिंग वाली मैंने जॉब भी छोड़ दी, मेरे पास एक फ्री टाइम आ गया। अब मैं मास्टर्स में ना फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरी अपने सुपरवाइज़र के साथ एक कमिटमेंट हुई थी, जो अभी मैंने स्टार्ट में HEC के प्रोजेक्ट की आपसे बात की। तो मेरी उनके साथ कमिटमेंट हुई थी कि हम एक प्रपोजल सेंड करेंगे HEC को वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। अगर हमें उसकी फंडिंग मिल जाती है, उसकी ग्रांट मिल जाती है, तो दैट विल बी इन मिलियंस। तो हमने एक्साइटेड होकर वो चीज़ कर दी। और जब मैंने ये अपनी जॉब्स छोड़ी टीचिंग वाली, तो साथ ही HEC की तरफ से अप्रूवल आ गया ग्रांट का। अब मैं एक ट्रैक की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है। लेकिन साथ ही एक और बीच में हर्डल आ गई है कि HEC की रिक्वायरमेंट है कि आप वो प्रोजेक्ट को आपको पूरा करना होगा। उसको हमने क्विकली 4 to 5 मंथ्स के अंदर वाइंड अप किया। और वाइल मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा था, उसके साथ साथ मैं अपना एनिमेशंस के ऊपर भी काम कर रहा था, फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स आ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आना शुरू हो गया काम वहाँ से। और इस लेवल का काम आना शुरू हो गया कि चीज़ें मेरे से कंट्रोल में नहीं रही, काम ज़्यादा हो गया और मैं उसको मैनेज नहीं था कर पा रहा।
वो ऐसा वक्त था कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। मेरा एक दोस्त है तलहा, ही इज़ फाउंडर ऑफ तलहा सैफ इंटरप्राइज यूके। उसके साथ मेरी सीटिंग हुई। दैट डिनर और दैट पर्सन और उसकी कुछ बातें, वो एक टोटली शिफ्ट था एक नई डायमेंशन के अंदर। उसको मैंने सारा मसला बताया। आई टोल्ड हिम कि यार मेरे से ना ये चीज़ें नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा सारा। उससे एक मशवरा लेने के लिए मैंने उसके आगे अपनी सारी चीज़ें बताई और उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब था, तो ना करो, डोंट डू दैट। अब वो मुझे समझना है कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। मैंने इसके साथ इतनी चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं और इसका जवाब किया है कि ना करो, लेकिन उसने आगे बात को कंटिन्यू किया। उसने कहा कि खुद ना करो, खुद ना करो, लोगों को हायर करो, लोग आपके लिए काम करें, उनको ट्रेन करो, उनको उनकी मेहनत के पैसे दो और अपना कुछ कमीशन रखो, खुद सिर्फ मैनेज करो। अब इसमें अगर आप देखें ना, ये कुछ 2 से 3 वर्ड्स लाइंस जो हैं, इसके अंदर उसने पूरा एक मुझे बिजनेस का ब्लूप्रिंट दे दिया था उस बंदे ने, जो कि बाद में मुझे वहाँ से चीज़ समझ आ गई कि आई हैव टू डू दिस नाउ, मुझे ये चीज़ करनी है। अब अपॉर्चुनिटी यहाँ देखें ना, 3 चीज़ें हैं। अब आइडिया है, इनोवेशन है, अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आइडिया क्या है। आइडिया है कि आपका कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट है या कोई भी एक चीज़ है, आप उसको इंट्रोड्यूस मार्केट में करना चाह रहे हैं। इनोवेशन है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू समथिंग दैट एड वैल्यू टू द कस्टमर, कुछ इनोवेट आप करना चाह रहे हैं। मेरे केस में क्या था, मेरे केस में अपॉर्चुनिटी थी। मुझे नज़र आ रहा था कि इस टाइम एनिमेशंस की ज़रूरत है और इसके अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट है और इससे मैं ज़्यादा पैसे किस तरह निकाल सकता हूँ और इससे मैं बग़ैर काम किए कैसे पैसे ले सकता हूँ। मेन मकसद ये था कि मैंने खुद काम उस तरह से नहीं करना, मैंने खुद पीसी के आगे बैठ के फ्रेमिंग नहीं करनी, एनिमेशंस नहीं बनानी। मैंने सिर्फ क्लाइंट्स लेके आने हैं मैक्सिमम, और उसका मैंने उसका रिज़ल्ट ये होगा कि एक एंटरप्राइज मैंने क्रिएट करनी है। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ मैंने आइडेंटिफाई कर ली। एक चीज़ याद रखें कि इफ़ यू सी एन अपॉर्चुनिटी, उसको आप ग्रैब कर लें। जैसे आप में से अभी कुछ हैं जो फोकस आपका पूरा है, कुछ हैं जिनका नहीं होगा, दैट्स फाइन। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से जो लोग इसको तवज्जो से सुन लेंगे, जो चीज़ ग्रैब कर लेंगे, वो आप में से एक बंदा भी कुछ अपने टाइम में आके कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेगा ना, बेशक 10 रुपये कमाना शुरू कर दो, मेरे लिए वो अचीवमेंट हो जाएगी। और मेरा ये आज आने का यहाँ टाइम निकालने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले उसको जाने नहीं देना, उसको ग्रैब कर लेना। अच्छा, आगे चीज़ें हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती कैसे है। ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स, आपको मार्केट के ट्रेंड्स देखने हैं, मार्केट में आपको देखना है। अब होता ये है, सबसे बड़ा मसला देखें कि पैसे आ गए ना 4, पूछते हैं यार पैसे किधर इन्वेस्ट करें, पैसे डबल कैसे करने हैं। और दूसरा बंदा कहेगा यार रियल एस्टेट में कर लें, यार रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। नो डाउट एक वक्त में पैसा था, लेकिन वो सुनी सुनाई बात एक दूसरे से सुन रहे हैं, तो आपको क्या उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। जैसे फ्रीलांसिंग में लोग कहते थे स्कैम है, और अब हर बंदा कहता है यार मेरे से ये फ़ीस ले लो, 10-15 हज़ार ले लो और उसके बाद मुझे फ्रीलांसिंग सिखा दो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखा दो। वक्त कैसे चेंज हो गया। इसी तरह अब ये रियल एस्टेट के बारे में जो बात हो रही है, क्या आपने उसके ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व किया। आप हमेशा ट्रेंड्स के ऊपर चलें। ठीक है, लोगों की बातों से आप चीज़ें आपको समझ आती हैं, एक डायरेक्शन मिलती है, लेकिन आपको अपना रिसर्च वर्क करना ज़रूरी है। आपको तब भी समझ आएगा कि अगर मैं इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये सही इन्वेस्टमेंट है या गलत इन्वेस्टमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है या नहीं है। जो 5 लाख जिन्होंने इन्वेस्ट किया था रियल एस्टेट में, वो इस टाइम 2 लाख के ऊपर बैठे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि ये 2 लाख निकलवा लें और बस अपने पैसे सेव कर लें। तो आपको अपने जो ट्रेंड्स हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का फिर आपने सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना। एक प्रॉब्लम है वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये शायद आप लोगों के लिए ना एक बिजनेस आइडिया हो इसके अंदर, जो कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें और
उससे आपको एक जनरेट हो जाएगा, कुछ एक आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो सकता है। अच्छा, इसमें ना प्रॉब्लम ये है जो कि मैं सराउंडिंग में देख रहा हूँ कि अगर मैं इधर हूँ इस टाइम पीछे, सपोज़ कि कोई प्लम्बिंग का काम आ गया, कोई प्लम्बर का काम है और वो इस तरह मसला है, या कोई कारपेंटर की ज़रूरत है, या कोई सेवरेज का कॉलोनी में कोई इशू है, किसी किस्म का ऐसा इशू है, तो अब होता क्या है, मैं तो वो जाना पसंद नहीं करूँगा कि यार वो उस मार्केट में जाऊँ, मैं अपना टाइम मेरा ज़ाया होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरा ये कि अगर मुझे बंदा मिल भी जाएगा वो अपनी मर्ज़ी के पैसे मेरे से डिमांड करेगा, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होंगी, फैक्टर्स होंगे। तो इसका मेरे माइंड में एक सोल्यूशन आया कि क्यों ना हम एक सेंट्रल ऐप बना दें जिसमें हम लोगों को फैसिलिटेट कर दें। अब आप 10 लोग उठाएं, मज़दूर उठाएं, उनको आप ट्रेन करें, एक स्पेसिफिक सपोज प्लम्बर के ऊपर आपने उनको करवाना है, आपकी जो कंपनी होगी, जो आपका ब्रांड होगा, आप उनको यूनिफॉर्म्स दें। एक घर में जाके वो काम करने आए हैं ना, अच्छा उन्होंने टूल बॉक्स उठाया हुआ है, कैप पहनी हुई है, सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ है और अच्छा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपके अदारे की प्रेजेंटेशन कैसी जाएगी? जहां आप एक बंदे को 1000 पे कर रहे हैं, वो आपके अदारे को 2000 पे करने को तैयार है, बिकॉज उनके माइंड में ये चीज़ कैप्चर हो गई है कि ओके दे आर प्रोफेशनल्स। हर बंदा प्रोफेशनल से काम करवाना पसंद करता है। मैं ज़्यादा पे कर दूंगा लेकिन मुझे बंदा प्रोफेशनल चाहिए। तो आपने देखना है कि दुनिया में प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप अगर अपने इर्द गिर्द ही देखें तो ढेर चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अपना माइंड उस तरह से चेंज करना है, आपको अपनी सोच उस तरह से चेंज करनी है, थिंकिंग आपको बदलनी होगी। उसके अलावा है फिर फाइंडिंग गैप्स, कि कुछ चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट्स अगर हो सकती हैं तो वो इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से की जाए। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट को किस तरह डेवलप किया जाता है। मेरे केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने अपॉर्चुनिटी को किस तरह आइडेंटिफाई किया, किस तरह मेरी दोस्त ने हेल्प की चीज़ को समझने में कि ये मुझे खुद से काम नहीं करना, मुझे लोगों से काम करवाना है, इसको एक बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में ये है कि एक आप बिज़नेस प्लान रेडी करते हैं जो कि बहुत नेसेसरी होता है, एक डिटेल्ड प्रपोजल होता है, उसका बिज़नेस आइडिया होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, कुछ मिशन स्टेटमेंट होती है, एग्जेक्टिव समरी होती है। ये आप लोग मेरे से शायद बेहतर जानते हो क्योंकि आपका ये फील्ड है। कुछ इसमें कंपोनेंट्स होते हैं बिज़नेस प्लान के, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चीज़ें जो है ना रियल लाइफ से अगर देखी जाएं, वो तकरीबन यही थी जो मेरे अपने केस के अंदर थी। मुझे उस वक्त ये टर्म्स नहीं थी पता, मुझे ये नहीं था पता कि बिज़नेस प्लान क्यों बनता है, क्यों बनाना ज़रूरी है। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और जो दोस्तों के साथ मैं रिसर्च कर रहा था, काम कर रहा था, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ गई। तो सुपरवाइज़र से अगेन डिस्कशन हुई और मैंने उनसे कहा कि सर आई डोंट वांट टू डू जॉब, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। एंड ही आस्क्ड मी कि ही टोल्ड मी कि दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, लेकिन क्यों ऐसा करना चाह रहे हो? अगर ये कोई बंदा ऐसा कहे ना कि जो अच्छे पैसे नहीं कमा रहा और उसको ज़रूरत हो, तो फिर समझ आती है। तुम एक अच्छी जॉब कर रहे हो, सुकून है, सरकारी नौकरी है ना, तो वो सुकून था, कोई मसला नहीं था। तो ही आस्क्ड मी कि क्यों करना चाह रहे हो? तो आई टोल्ड हिम कि आइदर आई कैन डू अ जॉब और आई कैन बिल्ड माई कैरियर। और उस वक्त मैंने अपने कैरियर को चूज़ किया और मैंने वो अपना वाइंड अप किया, हर चीज़ वाइंड अप की, और मैंने फुल टाइम अपना इसको देना शुरू कर दिया, अपने बिज़नेस मॉडल को। मैंने सारा इसमें बिज़नेस जो है बिज़नेस प्लान वो डेवलप किया। उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जैसे कि अच्छा मुझे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्सेज मुझे कितने चाहिए, मुझे क्लाइंट्स कितने चाहिए एक स्टार्टअप बनाने के लिए, मुझे क्या वो रिमोट क्लाइंट्स होंगे, क्या उनको मैं एक स्पेस के अंदर रखूँगा, कोई ऑफिस मुझे तैयार करना है ये, और उनकी सैलरीज़ क्या होंगी, सैलरीज़ कितनी निकालनी है, क्या पहले 6-7 महीने अगर मुझे कोई ख़ास अर्निंग नहीं आ रही तो क्या मेरा बिज़नेस स्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आता था एक नोटबुक मेरे पास होती थी जिसको मैं नोट डाउन कर लेता था क्वेश्चन को, और उसका मैं फिर पॉइंट निकाल लेता था।
अब नेक्स्ट चीज़ आती है रिसोर्सिंग। ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है और ये सबसे टफ स्टेज होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। ये सबसे टफ स्टेज होती है। आज भी अगर मेरे पास कोई रिसोर्स चला जाता है ना, तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी लाइन एक लगी होती है, लेकिन मसला ये होता है कि उसमें से एक अच्छा टैलेंटेड इंडिविजुअल कैसे निकाला जाए। अब रिसोर्सिंग में ये होता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, आपको फंड्स चाहिए कि आपके केस में कोई कैपिटल होना चाहिए, इसका आपको फंडिंग चाहिए होगी, आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। मेरे अपने मेरी एक एम्प्लॉय है जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उस वक्त स्टूडेंट थी और उसने मेरे साथ ज्वाइन किया और माशाल्लाह वो अब अपना एक बिज़नेस कर रही है दराज के ऊपर, और उसमें जो इन्वेस्टर हूँ वो मैं हूँ। शी स्टार्टेड एज माई स्टूडेंट, उसके बाद वो एक एम्प्लॉय बनी, इंटर्नी बनी, और इंटर्न के बाद वो एम्प्लॉयमेंट पे आई और अब वो एक बिज़नेस रन कर रही है जिसमें इन्वेस्टर मैं हूँ। तो इस तरह उसने अपनी लाइफ को डायरेक्शन दी। और बाय द वे शी स्टिल स्टूडेंट, अभी उसका 7th सेमेस्टर है और वो बिज़नेस कर रही है। तो आपको देखना है, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। उसके बाद आप एक अच्छा अपना आप प्लान बनाएं, अच्छा आइडिया हो, आप चाहे लोग तो बैठे हैं ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आए बंदे में, वो चीज़ नज़र आए, वो स्पार्क नज़र आए, तो वी कैन जस्ट पे देम, हम इन्वेस्ट कर दें अपने पैसे। तो लोग तो इंतज़ार में होते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अच्छा बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल डेवलप करना है पहले। आगे चलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? नेटवर्किंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिसोर्सेज की जो ज़रूरत होती है वो आपको नेटवर्किंग से ही मिलती है। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखें कि जो नेटवर्क है वो आपकी नेटवर्थ है। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उतना आप चीज़ों को आसानी से लेके चल सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब मैं एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेके आऊँ, जिसको बहुत मेरे लिए आज भी मेरे से अगर कोई पूछे ना, अगर कुछ भी ना बताओ, सिर्फ ये बताओ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो यही था कि अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे लोग। एक बंदा अपना 9 to 5 आपको देने वाला है ना, वो सुबह सुबह आ रहा है, वो उठ के उसके माइंड में यही है कि ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद ऑफिस जाना है, बॉस के पास रहना है, और उसके बाद शाम हो जानी है, मगरिब का टाइम हो जाना है, अंधेरे में वापस आ रहे हैं। एक बंदा आपको अपना पूरा डेडिकेटेड टाइम दे रहा है, तो आपने बहुत ध्यान से उस बंदे को चूज़ भी करना होता है, और फिर बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी आती हैं कि आपने उनकी किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो नेटवर्किंग में रिसोर्सेज मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर किया जाए, कहाँ से एम्प्लॉयज़ लिए जाए। तो इसी नेटवर्क से मैंने रीच किया। मेरी एक जूनियर है जो कि अपना स्टार्टअप रन कर रही है डिजिटल ट्रेनिंग्स का, डिजिटल स्किल्स हब के नाम से। एक तो गवर्नमेंट का है और एक ये दूसरा है, गवर्नमेंट का ऑनलाइन है और इनका जो है वो फिज़िकल है, क्लासेस है, ऑन साइट है। तो इनको मैंने रीच आउट किया कि इनके पास डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स है कि स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रेन होते हैं, तो वहाँ से मैं कुछ रिसोर्सेज हायर कर लूँ। आई टोल्ड देम कि मुझे मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट चाहिए। तो वो शी वाज लाइक कि ये क्या होता है। मुझे वो चीज़ नज़र आ गई कि ओके, यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ भी अब अपॉर्चुनिटी है। इनको अगर पता ही नहीं है, इनके सीईओ को नहीं पता कि मोशन ग्राफिक क्या चीज़ होती है, तो ना किसी स्टूडेंट को पता होगा, मार्केट में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, तो मैंने किस तरह लेके चीज़ों को चलना। मैंने वहाँ अपना आइडिया पिच कर दिया जो मेरे माइंड में आया कि आपको अगर नहीं पता तो हम इसका एक ट्रेनिंग सेशन रख लेते हैं। आपके जैसे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं फ्रीलांसिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो हम मोशन ग्राफिक्स का भी एक कोर्स रख लेते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स के कोर्स में आपकी जो अगर किसी कोर्स में अटेंडेंस 10 होती है, 10 लोग आते हैं, तो मेरे कोर्स के अंदर 30 लोग आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, उसके लिए भी एक आइडिया था। उसके लिए प्लान ये था कि मैं 3 जगह पे विन विन सिचुएशन को देख रहा था। एक वो जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है, उनकी साइड से, एक अपनी साइड से, और एक स्टूडेंट की साइड से जो मेरे कोर्स में इन्वॉल्व करेगा। अब वो किस तरह,
मैंने उनको प्लान प्रेजेंट किया कि हम ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, आप इसकी मार्केटिंग में ये चीज़ स्प्रेड कर दें कि ये ट्रेनिंग आपको जॉब प्रोवाइड कर देगी, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। 3,000 का कोर्स है, आपकी 15 से 20,000 आपकी अगर स्टार्ट में सैलरी हो जाए, 1 महीने बाद आपको इतने पैसे मिलना शुरू हो जाए 3,000 इन्वेस्ट करके, और उसके अलावा आपको स्किल्स आपकी रेडी हो जाए, स्किल्स प्रिपेयर हो जाए, तो और आपको क्या चाहिए। इससे ये हुआ कि हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई और तकरीबन अराउंड 40 पीपल हमारे पास उसमें इनरोल हुए, और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। उसमें से मैंने फ़र्स्ट क्लास के अंदर जो स्टूडेंट थे उनके साथ ना एक झूठ बोला जो उनकी बेहतरी के लिए था। वो झूठ ये था कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स सिर्फ एक बंदे को हम हायर करेंगे जो हमारे साथ काम कर सकता है। उससे चीज़ें चलती गई एंड लास्ट क्लास आई तो एक की बजाय हमने 3 लोगों को हायर किया। मेरा झूठ ये था कि मैंने एक का कहा था लेकिन 3 को हायर किया, और ये मैंने इंटेंशनली बोला था। उसकी वजह ये थी कि जब अगर मैं उनको ऑलरेडी बता दूंगा कि 3 लोग हैं, 3 लोगों ने हायर हो जाना है, एक बंदा अपनी 100% दे रहा होगा, कुछ कह रहा होगा यार 80% ही बहुत है, कोई नहीं मैं सेकंड तो आ ही जाऊंगा, कोई कहेगा 70% 60%, मैं थर्ड भी आ जाऊंगा, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए था कि मेरे पास बेस्ट आए, 100% परफॉर्मेंस वाले लोग आए। उन तीनों को हायर कर लिया, तीनों को हायर किया और हमारा वेंचर स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसमें ना टीम सेट करने में ना चैलेंजेस होते हैं जो मैंने फेस किए। एक होता है लो बजट और एक होता है हाई बजट। अगर तो आपके पास इन्वेस्टर आ गया और आपके पास अच्छे पैसे हैं, यू हैव इनफ मनी, आप एक्सपीरियंस बंदा ही हमेशा ले, ये आपको रिकमेंडेशन है। क्योंकि एक आपसे ज़्यादा तजर्बेकार बंदा हमेशा आपको कोई चीज़ें सिखाएगा और आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। लो बजट जो है, अगर आपके पास बजट कम है, आप इंटर्न रखें, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फ्री इंटर्न नहीं रखना। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। आप उनकी मेहनत का उन्हें पे करेंगे, उनको आप ट्रेन करेंगे। फिर इसके साथ आपका दूसरी चीज़ होती है कि बिगिनर टू मिड लेवल, बिगिनर से मिड लेवल का उसका एक्सपीरियंस हो, वो भी आपको काम कर देगा। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अब इसमें है एक्चुअलाइजेशन। 3 नवंबर 2020 को मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। सारा कुछ रेडी हो गया, एम्प्लॉयज़ 3 हायर कर लिए, उस ट्रेनिंग से हायर किए। हर चीज़ में एक लंबा एक्सटेंसिव प्रोसेस था। बड़ी ऐसी स्टेजेस आई जिसमें बस सोचा कि यार छोड़ दो यार, नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा प्रेशर है, कैसे करना है। उसके बाद आगे चलते चलते फिर ये सोचा कि जगह होनी चाहिए या रिमोट काम किया जाए। रिज़ल्ट यही निकले कि देयर शुड बी अ प्लेस, प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। बना बनाया ऑफिस था, वो ऑफिस रेंट आउट किया और चीज़ें स्टार्ट कर दी। इसमें जी 3 नवंबर 2020 हमारी ग्रैंड ओपनिंग थी कोर्ट्स कोर्स प्राइवेट लिमिटेड की, और उसके बाद हमारे डे टू डे ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये जो 3 नवंबर को हुई है, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं थी, ये सिर्फ कोर्ट्स कोर्स थी। ये कुछ अर्सा पहले हम जब गेमिंग के ऊपर काम कर रहे थे, गेम डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त ये नाम मैंने आइडेंटिफाई किया था, इसके पीछे कुछ रीजंस थी, तो उसको मैंने एज इट इज़ यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आगे आता है जी हार्वेस्टिंग, द स्टेज इन विच एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स ऑन बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट और डिवाइस। मैंने जब हमारे डे टू डे ऑपरेशन स्टार्ट हुए, हम एम्प्लॉयज़ होते थे, 3 लोग थे वो और मैं था, उनको मैं ट्रेनिंग्स दे रहा था कि इस तरह प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और इस तरह आगे फ्रीलांसिंग में जाना है, इस तरह मैं प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ और इस तरह क्लाइंट के साथ डील करना है। जब ये चीज़ें मैं सिखा रहा था, लेकिन मेरे माइंड में एक एम ये था कि मुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना है, मुझे इनकी ट्रेनिंग ही नहीं करते रहना, मुझे खुद भी काम नहीं करना, मुझे इस सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को दे के देखनी है कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और शुरू में मुझे लगता था कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता,
लेकिन जब मैंने ख़ुद को पुल आउट किया उस चीज़ से, तो मुझे बाद में समझ आई कि यार मेरे से अच्छा ही कर सकते हैं ये लोग, इनके अंदर वो एनर्जी थी और इन्होंने एनिमेशंस का काम और वो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी क्लाइंट की साइड से वो बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दी। अब रिज़ल्ट इसका ये था कि मैं जब बाहर निकला, वो इंटर्न थे, अगर वो कोई 10,000 ले रहा है, 15,000 ले रहा है, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ गए, उनकी सैलरीज बढ़ गई, उनकी ग्रोथ बढ़ गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हो गई। अब उन्होंने नेक्स्ट, अब हमें ज़रूरत थी और एम्प्लॉयज़ की, हमने लोग और हायर किए, अब वो इंटर्न हो गए। अब वो उस स्टेजेस आप देखें कि जिस स्टेज पे मैं था, उस स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आने लग पड़े, उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। इस तरह हम करते करते 13 लोग हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में हैं इस टाइम, और हमने 2 साल पहले यहाँ फैसलाबाद में, 1 साल पहले फैसलाबाद में हमने ऑफिस स्टार्ट किया कोहिनूर में, और हमने स्टार्ट किया 3 लोगों से इधर भी, और इस टाइम 12 पीपल आर देयर इंक्लूडिंग मैनेजर। तो 12 लोग यहाँ हैं और 13 लोग उधर हैं। इस तरह हमने एक किस तरीके से ग्रो किया फ्रॉम 2022 टिल नाउ, 3 साल के अंदर। एक बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला आपको हर लिहाज से टेस्ट करते हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को लेके चलना। एक चीज़ याद रखें, मेरा एटीट्यूड तो ये है, मेरा वो सेट कल्चर नहीं है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मुझे अभी चाहिए। मेरा एटीट्यूड ये है कि हम टीम को बिल्ड करें। हमेशा जो टीम वर्क होता है वो आपको आगे लेके जाता है। आगे चले जी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस स्टेज के ऊपर मैंने ख़ुद से भी पूछे, और आप लोग भी इस स्टेज पे जब इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आपको पूछने चाहिए। इसमें क्वेश्चंस में ये, हैव यू आइडेंटिफाइड फर्दर ब्रांचेस टू ग्रो योर बिजनेस। अब फर्दर ब्रांचेस ये नहीं है कि आपने डिफरेंट जगह पे लोकेलिटीज़ के ऊपर अपनी ब्रांच खड़ी कर देनी है। आप, मेरे केस के अंदर तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम एक ही जगह पे बैठ के अच्छा काम कर सकते हैं। ब्रांचेस का मतलब ये है कि अगर मैं अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे अगर क्लाइंट इस टाइम उमर साहब हैं या आप लोगों में से कोई है, तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस डोमेन के अंदर, एनिमेशन के अंदर, क्या और चीज़ें निकल सकती हैं जहाँ से पैसे बने। सर्विस प्रोवाइडिंग की जगह अब हम आ गए हैं प्रोडक्ट के ऊपर। एनिमेशन में क्या प्रोडक्ट हो सकता है? आपके घर में छोटे बहन भाई या इवन आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज भी कार्टून्स देखते हैं, तो वो कार्टून जोन से हैं, वो एक प्रोडक्ट है। हमने वो बनाना शुरू कर दिए, उससे हमने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। तो वक्त के साथ साथ हमें चीज़ें समझ आने लग पड़ी कि इसकी ब्रांचेस को हमने कौन कौन सी ब्रांचेस को टच करना है। फिर हमें एक चीज़ और नज़र आ गई कि एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू कर दें। उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया। तो आगे अगर हम चलें, हैव यू आइडेंटिफाइड अ वे टू कन्वर्ट योर सर्विस इनटू अ प्रोडक्ट, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कंसिडर्ड एडिंग मोर लोकेशंस, क्या आपके बिजनेस को ज़रूरत है डिफरेंट लोकेशंस की? मेरे केस में थी, मुझे फैसलाबाद में भी एक चाहिए थी, वो मेरी अपनी पर्सनल रीज़न थी। व्हाट इज़ योर 5 ईयर और 10 ईयर प्लान? आपका 5 साल 10 साल प्लान है क्या? आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं? अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर को इफ़ेक्ट करते हैं। नेटवर्किंग, अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है तो यू विल फेल। ये क्लियर है कि आप उसमें फेल कर जाएंगे। आपको मेंटोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, आपको अगली डायरेक्शन का नहीं पता होगा। मेरी एक बार पेमेंट फंस गई $3,000। अब $3,000 अगर आप आज मल्टीप्लाई करें, ठीक ठाक पेमेंट बनती है। वो एक पेमेंट का मसला बन गया। वो क्लाइंट इंडिया से आनी थी पेमेंट, अब पाकिस्तान में उसने पहले पेमेंट भेजी, वो स्टेट बैंक ने रोक ली, स्टेट बैंक ने उसको रिवर्स कर दिया। अब वो मेरे लिए मसला बन गया कि अब उसको क्या किया जाए। क्लाइंट के पास वापस चली गई। मेरा जो मेंटोर है वो तलहा है, और जिसका मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कशन की। मैंने उसके साथ ये मसला उसके आगे रखा एंड ही टोल्ड मी कि इसका सलूशन क्या है। अब अगर ये बंदा मेरे पास ना होता, मैं तो वो उस $3,000 की परेशानी में ही मैं चीज़ें आगे मज़ीद ना कर पाता, और वो हमने अपना रेवेन्यू वापस निकाल लिया।
एक डिफरेंट चैनल के थ्रू। अब मेंटरिंग है ना, एक बंदा आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको कहीं फंसने नहीं दे रहा, आपको कहीं गिरने नहीं दे रहा। लीगल एडवाइस, जब लीगल एडवाइस मिलना शुरू हुई तो फ़ौरन से अपने ब्रांड को रजिस्टर किया और ये फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये अपने ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको कोई सेमिनार्स मिलते हैं, आपको कोई ट्रेनिंग सेशंस मिलते हैं, कोई इस तरह का वेन्यू मिलता है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और ये छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, किसी और के एक्सपीरियंस से सीखे। एक्सपीरियंस एक्सचेंज कि अब अगर आपका मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है, मेरा कंप्यूटर साइंस में एक्सपीरियंस है, हम दोनों अगर बैठ जाएँ, इनवाइट योर फ्रेंड, एक कैपेबल फ्रेंड को आप कॉफ़ी के ऊपर इनवाइट करें और उसके साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें, देखें उसका एक्सपीरियंस आपके साथ किस तरह मैच कर सकता है, दोनों मिल के कोई काम करें। अब जैसे आप लोगों का मैनेजमेंट है, मेन चीज़ है, आप लोग कंप्यूटर साइंस वालों के साथ कम्युनिकेट करें। आपके माइंड में शायद आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे हों, उनको सिर्फ काम करना आता है, आप मिल के एक बिज़नेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर समरी देखें तो एक एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, और इस प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो वो भी एक एंटरप्राइज क्रिएट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैंने ये कंपनी को स्टार्ट किया और इसकी वर्थ अब ठीक ठाक है, अच्छी वर्थ है। अगर तो आप ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप या की कुछ चीज़ें, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप देख लें। योर लाइफ, द लाइफ यू ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ऑन योर ओन बिगिनस। अब आपकी जो ज़िंदगी है वो आपने खुद से राइट करना शुरू करनी है। हाउ विल यू यूज़ योर गिफ्ट्स, आप अपने गिफ्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि गिफ्ट्स के लिए एटलीस्ट मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं उसके ऊपर प्राइड नहीं फील करता क्योंकि वो मुझे दिए गए थे, वो गिफ्ट सिर्फ मुझे दिए गए थे, मैंने उनको अर्न नहीं किया। वट चॉइसेस विल यू मेक, आज आप जो भी अपनी चॉइस करेंगे, वट एवर योर चॉइस विल बी टुडे, वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगी। ज़िंदगी का आज अगर एक सही फ़ैसला आप ले लेंगे, सही चीज़ चूज़ कर लेंगे, सही डिसीजन ले लेंगे, तो आप ज़िंदगी में 5 साल आगे चले जाएंगे। और अगर गलत फ़ैसला ले लेंगे तो ज़िंदगी में 5 साल पीछे जाएंगे। वट विल यू चूज़ अ लाइफ, विल यू चूज़ अ लाइफ ऑफ ईज़ एंड कम्फर्ट और अ लाइफ ऑफ सर्विस एंड एडवेंचर। कि क्या आप आसानी की, वो जैसे मैं एक अपने कंफर्ट बबल के अंदर रहा हूँ, क्या वो लाइफ होनी चाहिए या एक एडवेंचर की लाइफ होनी चाहिए कि मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ एक सेशन हो रहा है और पीछे मुझे पता है कि आई एम मेकिंग डॉलर्स। इस टाइम मुझे इस सेशन के बाद जब मैं अपना नोटिफिकेशन चेक करूँगा, आई नो कि आई हैव मेड दिस मच। मैं यहाँ अगर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को मैंने इस तरह कैपेबल बना दी है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी हूँ, अगर मैं किसी और कंट्री में भी जा रहा हूँ, मेरे पीछे से पैसे बन रहे हैं, मुझे वो चीज़, मैं सो रहा हूँ तो पैसे बन रहे हैं। इस तरह आपको ये चीज़ देखनी होगी कि क्या आपको ये करना है कि जब आप 60-70 साल की एज में चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए इस तरह चलें, या उस वक्त भी आप बैठ के काम कर रहे हो। विल यू प्ले इट सेफ और यू विल बी विलिंग टू टेक रिस्क। सेफ मतलब जॉब सिक्योरिटी है ना, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होती है, वो बंदा इजी रहता है। सेफ होता है कि पता है फिक्स अमाउंट है, इतने में बजट अपना मैनेज करना है। आप लोगों को वो मिलते हैं ना, पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको पता होता है कि यार इतने में चीज़ें गुजारनी है, ऐसे करना है। या आप रिस्क लेंगे और चीज़ों को चलाएंगे। व्हेन इट्स टफ विल यू गिव अप और यू विल बी रिलेंटलेस। जब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी तो क्या आप स्टैंड कर पाएंगे या आप गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। विल यू टेक प्राइड इन योर गिफ्ट्स और प्राइड इन योर चॉइसेस। आप किस चीज़ पे फ़ख्र करेंगे। आपको जो चीज़ें दी गई हैं, आपको जो गाड़ी दी गई है या कुछ भी बाइक दिया गया है या फ़ोन गिफ्ट किया गया है, आप उसके ऊपर प्राइड फील करेंगे या अपने जो आपके फ़ैसले हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं, उसके ऊपर। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू फॉर whoever is remaining for अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं किसी भी तरह के, यू कैन आस्क मी। कोई आपको डायरेक्शन चाहिए, कोड्स प्राइवेट लिमिटेड।
कोड्स गोस्ट प्राइवेट लिमिटेड। जी, थोड़ा मुश्किल है ना जी। तो मीन्स कि आपने शुरू में जवाब नहीं था दिया कि आपने जॉब करनी है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। नाउ यू आर आस्किंग कि आर दे हायरिंग, मतलब कि आपने एक अपने माइंड में कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। सो दैट मीन ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने कुछ सोचना तो शुरू किया ना कि एक डायरेक्शन क्या है, चीज़ों को मैं किस तरह लेके चल सकती हूँ आगे। एक्चुअली अभी हायर नहीं कर रहे, आफ्टर प्रॉबली लाइक 1.5 मंथ इंशाल्लाह। तो जी। जिस तरह आपने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी थी, अभी भी कुछ इस तरह की किसी एकेडमी से कनेक्टेड हैं? नहीं, हम अकेडमी के साथ कनेक्टेड नहीं, हम उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते जिनका टोटल माइंडसेट होता है प्रॉफिट्स। हमारा ये माइंड है कि आप लोग सारे बैठे हो, मुझे लिटरली इस टाइम यही लग रहा है कि यार वो 2016-17 वो BS का टाइम, वो सारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मैं अभी, तो वो चीज़ें जब नज़र आ रही हैं, अब मुझे पता है कि आप लोग किस स्टेज से गुजरते हो, एक स्टूडेंट किस स्टेज से गुजरता है। हम उन अकेडमीज़ या उन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक वो माइंडसेट ऐसा हो गया ना, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऐसा हो गया, तो हम ऑलरेडी अपने इस वेंचर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हम अपना इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जिसमें मेन फोकस दैट विल बी योर ट्रेनिंग, योर ग्रूमिंग। आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती लेकिन वो रिक्वायर्ड होती हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं हर चीज़, तो उन हर लोगों को फैसिलिटेट करना, और उसमें जो मार्जिन है वो सिर्फ जो आपका हमारा एक्सपर्ट ट्रेनर होगा उसके चीज़ों को हमने निकालना, बस। हमने खुद कुछ अर्न नहीं करना, अल्लाह का शुक्र है हम मिलियंस के अंदर खेल रहे हैं। और क्वेश्चन? जी चल जी, फेसबुक पे कोड्स गोस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो वेबसाइट है codsghost.co.uk। एक्चुअली हमारे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। अब अगेन वही चीज़ है ना कि बंदा एक उसकी लिमिट होती है एक सिस्टम की। अब उस सिस्टम के अंदर हमें इतना काम मिल रहा है कि हम कुछ और नहीं कर पा रहे, और यही जो 1.5 मंथ के बाद हमारी हायरिंग का प्रोसेस है वो इसी वजह से है कि हम मज़ीद चीज़ों को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हम उस चीज़ में क्यों जाएं, हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्यों जाएं, हम मज़ीद अब आप लोगों के हम काम क्यों पकड़ लें, हम क्वालिटी को क्यों गिराएं, हम अपनी विल को क्यों ख़राब करें। हम काम उतना करेंगे जितना हम काम उतना लेंगे जितना हम कर सकते हैं, और उसकी एक्सपेंशन यही होती है कि एक प्रॉपर प्लानिंग से हमने हायरिंग करनी है। एनीवन एल्स? चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Mr. Umar Chatta. Please have a huge round of applause for him for once. Your dedication, sir, your dedication towards academic industrial linkages means a lot. And now I'd like to call upon stage Dr. Azim, Head of Department of NBS, to please be on stage and to sum up the whole section. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ प्लेसमेंट ब्यूरो मिस्टर उमर कुरैशी साहब का। ये उन्हीं की एफ़र्ट है जो उन्होंने नेशनल बिज़नेस स्कूल के साथ मिल के बड़ा एक नॉलेज इंटेंसिव सेशन कंडक्ट किया है यहाँ पे, और रियली ये एफ़र्ट जो है इस तरह के सेशंस का हम देखने में मिलते हैं, और आज का एक बहुत ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव और बेनिफिशियल सेशन जो है वो सर ने कंडक्ट हुआ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं वर्ड्स बाज़ का ख़त्म हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी एक नॉर्म है कि शुक्रिया अदा करना पड़ता है जैसे भी वर्ड्स हों। तो सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर उमर साहब का कि उन्होंने जो सेशन दिया है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एकेडेमिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, टीचर्स को आदत होती है बहुत ज़्यादा एक ख़ास टेम्पो के साथ
कन्विंसिंग और कम्युनिकेटिव स्टाइल में बोलते जाने का, लेकिन क्योंकि अब तो सारे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस इंडस्ट्रियल एक पर्सन होते हुए भी, एक बिजनेस पर्सन होते हुए भी, सर का जो कम्युनिकेशन का स्टाइल था, जो टेम्पो था, जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन थी, और जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, ये बहुत रेयर है। मैंने बहुत कम बिजनेस पर्सनस में ये देखा है। सर का जो स्टाइल बच्चों के साथ था वो बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है, जैसे उन्होंने बच्चों के साथ डिलीवर किया है। बच्चों को देखते हुए मैं एक बात सोच रहा था बैठे हुए कि क्योंकि आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के बंदे हैं, कहते हैं कि अगर तमाम माशरा खुशहाल हो जाए, सबके हाथ में पैसे हों, तो माशरा नहीं चल सकता, वहाँ पे इकॉनमी ज़ीरो हो जाएगी, किसी की कोई नीड ही नहीं रहेगी। कहते हैं, वो एक क्वेश्चन था, अगर मैं इस्लामिक में खड़ा होता तो मैं वहाँ पे बयान करता कि कहते हैं कि वो जन्नत कैसी होगी जहाँ पे कोई कमी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब कमी का एहसास नहीं होता तो नेमत का एहसास नहीं होता। वो जब माशरे में डेप्रिवेशन नहीं होगी, अदम की कैफियत नहीं होगी, भूख और इफलास और एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हुए लोग नहीं होंगे, तो माशरा कैसे चलेगा? तो होता ये है कि जब मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, दोबारा 1 मिनट लेके कोट इसलिए करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बताओ। ईगल जब अपने नेस्ट में आता है ना बच्चों को खिलाने के लिए, तो मदर ईगल आके अपनी बीक से उनका फूड उनके नेस्ट में देती है, और बच्चे जो हैं वो लेते हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, कुछ बच्चे जो वीक होते हैं और जो नहीं लेते वो वीक रह जाते हैं, और अल्टीमेटली या तो वो मर जाते, स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, या वो नेस्ट से नीचे गिरा दिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वंस ही उनको गिरा देते हैं। मदरहुड पे कोई क्वेश्चन नहीं है ईगल मदरहुड के, उसने इक्वली दिया सबको। ये लेने वालों पे डिपेंड करता था, किसने ले लिया आगे बढ़ के, किसने नहीं लिया। तो आज मुझे जो बच्चे चले गए उनको सोच के, और जो बैठे रह गए उनको देख के ये एहसास हुआ कि अगर आप सभी इतने अच्छे होकर बैठे रहें तो बिजनेस ओनर कौन बनेगा और एम्प्लॉई कौन होगा? अगर सभी बैठे रहते तो मुझे लगता है सभी बिजनेस ओनर्स बन जाएंगे। नहीं बैठे रहे, किसी ने एम्प्लॉई बनना था। कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलती, कहाँ से अच्छे लोग मिलते? अगर सारे लोग इस काबिल होते कि वो बहुत अच्छे एम्प्लॉई होते, उठ के जाना था। एक टीचर या ट्रेनर यहाँ पे खड़े होकर इक्वली ट्रीट करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि किसने लेना है। मेरी तरफ से यहाँ पे 2 बच्चे भी बैठे रहते ना, तो वो मेरी या सर की सक्सेस थी। पता चल गया कि 2 बच्चे करना चाहते हैं, बाकी बच्चे या तो एम्प्लॉई बनेंगे या बेरोजगार बनेंगे, क्योंकि अर्जी नहीं है ना। तो अर्ज तो वैसे आप में ना हो तो अल्लाह भी नहीं देता, माशरा तो फिर बड़ी दूर की बात है। तो खैर बेटा, जिन लोगों ने सीखा, मैं समझता हूँ कि अगर उनमें से आज सर के बहुत नोबल कॉज है, सर ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए हुए, ये टाइम दे के आए हैं। शायद हम इधर आने से इनके कोई हर्ज होता हो। इतनी नोबल कॉज है कि ये जहाँ पे खुद बेंचों पे बैठते थे आज उनको समझा रहे हैं, इतनी नोबल कॉज के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इनके यहाँ पे ये टाइम देने से आप में से एक बच्चा भी इन्होंने जो आपको डिलीवर करना चाहा उसको पहुँच गया, और उसने अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले लिया कि नाउ आई विल चेंज द वर्ल्ड और आई विल चेंज माई सेल्फ, तो मेरा ख्याल है कि वी आर सक्सेसफुल। वी नीड ओनली 1 person टू चेंज द लाइफ फॉर दिस सेशन, ड्यूरिंग दिस सेशन, देन मी, मिस्टर उमर, सर, वी ऑल आर सक्सेसफुल। अगर एक बच्चा भी आप में से कर लेता है, अल्लाह करे। सर ने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया, बहुत अच्छी स्लाइड्स थी। बिज़नेस पढ़ाते हुए हमारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन आज मैं देख रहा था बिज़नेस प्लान में जो चीज़ें थी वो ऐसा समअप था जो हम बच्चों को बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा के
और हम चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन एक बिजनेस पर्सन जो प्रैक्टिकली जिसमें से गुजर के आया है, उसने जो लिखा हुआ था वो उसकी समरी थी। इट वॉज़ रियली गुड सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को अल्लाह तरक्की दे, कामयाबी दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का अगेन। सर आज आपने बहुत टाइम दिया है हमें, थैंक यू वेरी मच।